अंधेरी रात का वाकया, एक डरावनी कहानी। समीर एक जिद्दी नौजवान था। वो गांव में पढ़ा लिखा इकलौता लड़का था जो शहर से इंजीनियरिंग कर रहा था। हर छुट्टियों में घर आता, लेकिन एक बात हमेशा उसके मन में खटकती, लोगों का अंधविश्वास। उस पुराने रास्ते पर मत जाना बेटा, मां बार बार समझाती। कहते हैं वहां कुछ है, कोई आत्मा। समीर हंस देता। मां, अब कौन से जमाने में जी रहे हो? ये सब दादी नानी की कहानियां हैं। मगर उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी हंसी को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। 17 दिसंबर की रात थी। ठंड अपने चरम पर थी। समीर की बस खराब हो गई और वह एक छोटे से कस्बे में फंस गया। अगली बस सुबह थी। होटल तो थे नहीं। टैक्सी वाला बोला, साहब, अगर हिम्मत हो तो वो पुराना जंगल वाला रास्ता पकड़ लीजिए, 8 किलोमीटर में गांव पहुंच जाएंगे। मगर रात है, समीर ने सोचा। बस 8 किलोमीटर, मोबाइल की टॉर्च है और मैं डरता किससे हूं। उसने एक छड़ी उठाई और चल पड़ा उस वीराने की तरफ। रास्ता शुरू हुआ तो सब सामान्य था। चांदनी हल्की थी, मोबाइल की रोशनी भी थी। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन चलने लायक। मगर जैसे जैसे समीर अंदर जाता गया, हवा ठंडी नहीं, बल्कि बेजान लगने लगी। जैसे हवा चल तो रही थी, पर उसमें कोई जीवन नहीं था। फिर एक अजीब सी बात हुई। उसका मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया। फिर अचानक टॉर्च बंद। समीर रुका। टॉर्च दोबारा जलाने की कोशिश की, पर स्क्रीन काली। तभी किसी की हंसी की आवाज आई, बहुत धीमी पर स्पष्ट। वो चौंका। कौन है? आवाज दी। कोई जवाब नहीं। अचानक रास्ते के किनारे एक लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़े, गीले बाल, झुका चेहरा। तुम यहां अकेली? समीर ने पूछा। लड़की ने सिर उठाया। उसकी आंखें गहरी काली थीं, जैसे उन आंखों में कोई अंत नहीं। तुम आ ही गए, वो बुदबुदाई। समीर पीछे हटने लगा, पर उसके पैर भारी हो गए थे। लड़की ने एक ठंडी सांस छोड़ी और उसकी ओर बढ़ने लगी। समीर की धड़कनें तेज हो गईं। उसने दौड़ने की कोशिश की, मगर रास्ता बदल गया था। जहां से वो आया था, अब वहां सिर्फ जंगल था। वो समझ गया, वो किसी और दुनिया में फंस चुका है। सामने एक पुराना कुआं था। लड़की उसकी तरफ इशारा कर रही थी। नीचे देखो, उसने कहा। समीर ने मुंह फेर लिया। डर लग रहा था। नीचे देखो! लड़की चीख पड़ी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि समीर की कानों में घंटियां सी बज उठीं। अनजाने में उसने कुएं में झांका और देखा, कुएं में वही लड़की पड़ी थी, मरी हुई। उसके सिर से खून निकल रहा था, और तभी उसके पीछे खड़ी लड़की जोर से हंसने लगी। ये मेरा शरीर है और अब तुम्हारी बारी है। समीर चीखा, मगर आवाज नहीं निकली। अगली सुबह गांव वालों को रास्ते में एक युवक बेहोश मिला। कपड़े मिट्टी में लथपथ थे, चेहरा पीला और होंठ सूखे। पंचायत में सब जमा हुए। समीर की मां भी दौड़ी आई। होश आने पर समीर कुछ बोल न सका, बस कांपता रहा। फिर कई दिनों बाद उसने जो बताया, उसने पूरे गांव को हिला दिया। उस कुएं में एक लड़की की आत्मा है। वह हर उस इंसान को बुलाती है जो रात में उस रास्ते से गुजरता है। मैं तो बच गया, शायद किसी दुआ ने पकड़ लिया, लेकिन वो अब भी वहां है। गांव वालों ने कुएं को ढक दिया, रास्ते पर चेतावनी लगाई। मगर कहते हैं, आज भी अगर कोई रात के समय उस पुराने रास्ते से गुजरे, तो वो लड़की दिखाई देती है, इंतजार करती हुई। समीर अब गांव में नहीं था। वो घटना उसके लिए इतनी भयावह थी कि उसने शहर में ही रहना बेहतर समझा। लेकिन उसकी चुप्पी, उसकी खामोशी और वो डर गांव वालों को सोचने पर मजबूर कर गया। रफीक, गांव का एक 28 साल का नौजवान, जिसे ऐसे किस्सों पर यकीन नहीं था, समीर की बातों को कोरी कहानी मानता था। अगर वाकई कुछ है, तो मैं जाकर देखूंगा, उसने पंचायत में ऐलान किया। ये डर लोगों को मूर्ख बना रहा है। मैं जाकर उस कुएं की सच्चाई लाऊंगा। बुजुर्गों ने बहुत समझाया, बेटा, वो कुआं वो अब बंद है, मगर आत्माएं पत्थरों में नहीं रहती, वे जहन में आ जाती हैं। रफीक हंस दिया। अगर डर गया तो रफीक नहीं कहलाऊंगा। अगली रात चांद अधूरा था। रफीक ने अपनी बाइक उठाई, मोबाइल फुल चार्ज किया, टॉर्च रखी और निकल पड़ा उसी रास्ते पर, जिसे गांव वाले अब शापित रास्ता कहते थे। करीब आधे घंटे बाद वो उसी पुराने कुएं तक पहुंच गया। कुआं अब लोहे की चादरों से ढका हुआ था। चारों ओर की झाड़ियां काट दी गई थीं। रफीक ने चारों ओर देखा।
कुछ नहीं है यहां, उसने बड़बड़ाया। बस समीर डर गया था, उसी ने दिमागी कहानी बना ली। तभी अचानक उसकी बाइक की लाइट झपकने लगी। मोबाइल का नेटवर्क चला गया। हवा फिर वैसी ही भारी और ठंडी लगने लगी। रफीक ने टॉर्च जलाई और तभी एक आहट हुई, किसी के चलने की, घसीटने की। वो पलटा और देखा, सफेद कपड़ों में वही लड़की, वही झुका चेहरा, वही गीले बाल। पर इस बार वो ज्यादा करीब थी। तुम कौन हो? रफीक ने कांपती आवाज में पूछा। लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें आंसू से भरी थीं। अब उनमें न वो डरावनी चमक थी, न पागलपन। मैं मरी नहीं थी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उन्होंने मुझे मारा, उन्होंने मुझे धक्का दिया। रफीक हक्का बक्का रह गया। किसने किसने मारा? उसने पूछा। तीन थे, लड़की की आवाज कांपी। एक ने मेरा हाथ पकड़ा, एक ने मुंह दबाया और तीसरे ने मुझे कुएं में फेंक दिया। रफीक को लगा जैसे जमीन खिसक रही हो। क्या तुम इंसाफ चाहती हो? उसने पूछा। लड़की ने उसकी आंखों में देखा। हां, और फिर वह गायब हो गई। अगली सुबह रफीक सीधे चौकीदार के पास गया। पुराने रिकॉर्ड निकाले, कुएं के पास की गुमशुदगी की रिपोर्टें देखीं और तब एक चौंकाने वाला नाम सामने आया। झारा बीबी, उम्र 19 वर्ष, लापता 9 वर्ष पहले। गवाह कोई नहीं। रिपोर्ट बंद। रफीक ने तहकीकात शुरू की। गांव के कुछ बूढ़े लोगों से बात की। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। झारा गांव के ठाकुर की नौकरानी थी। सुना था कि वो कुछ जान गई थी और फिर अचानक गायब हो गई। कहते हैं उसने ठाकुर के बेटों को किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करते देख लिया था, एक बूढ़ी औरत ने बताया। फिर वो कभी नहीं दिखी। रफीक अब समझ चुका था, झारा की आत्मा सिर्फ बदला नहीं चाहती, बल्कि इंसाफ चाहती है। रात को फिर वो लौटा, उसी कुएं पर। इस बार वह डरा नहीं। झारा, उसने पुकारा, मैं तेरी मदद करूंगा। चारों तरफ सन्नाटा था। फिर हवा चलने लगी। लड़की की परछाई सामने उभरी। मेरे नाम से उन्हें सजा दिलाओ, वो बोली। मेरे नाम को मिटने मत देना। कुछ हफ्तों बाद रफीक ने एक रिपोर्ट के साथ मीडिया को बुलाया। उसने पुराने कागजात, स्थानीय गवाह और कुछ रिकॉर्डिंग पेश की। पुलिस ने केस दोबारा खोला। अखबारों में छपा, गुमशुदा झारा बीबी का राज खुला, ठाकुर के बेटों पर हत्या का शक। लोग दंग रह गए। केस कोर्ट पहुंचा। सबूत कम थे, मगर आवाज उठ चुकी थी। इंसाफ की चिंगारी जल चुकी थी। रात को जब रफीक फिर से उस रास्ते से निकला, उसने देखा, वही पेड़, वही कुआं, पर अब वहां कोई परछाई नहीं थी। हवा अब हल्की थी, चांदनी साफ, और उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा हो। शुक्रिया, एक धीमी आवाज आई। रफीक मुस्कुराया।